नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आपको पानी में डूबे हैदराबाद की तस्वीरें दिखाता हूं। हैदराबाद में बारिश के कारण अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे तेलंगाना में बारिश की वजह से मरने वालों की फिगर 50 तक पहुंच गई है। 24 घंटे से बारिश रुकी हुई है, लेकिन शहर के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। 2 दिन में हुई भारी बारिश की तबाही के निशान हर जगह पर मौजूद हैं। लोग 3 दिन से घरों में कैद हैं, न खाना है न पीने का पानी। रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, गलियों में नावें चल रही हैं, छोटी छोटी बोट के जरिए लोग तक राशन पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरे शहर में सबको राशन मिल जाए, सबको पानी मिल जाए, सब तक मदद पहुंच जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे संवाददाता टी राघवन बड़ी मुश्किल हालात में लगातार हैदराबाद से अपडेट भेज रहे हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं। राघवन ने बताया, क्योंकि कल से बारिश बंद है, इसलिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तेजी तो आई है, लेकिन झील के किनारे बनी कॉलोनियों में हालत सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि लेक के किनारे में दरार आने के बाद रिहायशी इलाकों में जो पानी भरा था वो अभी जमा हुआ है। लोगों के घर डूबे हुए हैं और हैरानी की बात है कि ऐसी कॉलोनियों में कहीं कहीं 20 फीट तक पानी भरा है। इसलिए इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन लोग प्यासे हैं, क्योंकि पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिजली की सप्लाई बंद है, इसी लोगों के फोन डिस्चार्ज हो चुके हैं और लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे, न अपना हाल बता पा रहे हैं, न अपनी शिकायत कर पा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू के काम में दिक्कत बहुत आ रही है। हादसे हो रहे हैं, हर जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच नहीं पा रही, इसलिए लोग खुद ही बोट का इंतजाम कर रहे हैं। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में इसी तरह की एक बोट हादसे का शिकार हो गई। बोट छोटी थी, लोग घबराए हुए थे, सुरक्षित स्थान के लिए जाने वाले लोग ज्यादा हो गए थे, बैलेंस बिगड़ गया और बोट पानी में पलट गई। और मुश्किल ये थी कि बोट में ज्यादातर महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, पानी की गहराई ज्यादा थी और जैसी बोट पलटी चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए आए, लेकिन किसी ने जान लगा दी और अच्छी बात यह रही कि सभी लोगों को एक एक करके बचा लिया गया। बचाओ, हैदराबाद के जिन इलाकों में पानी भरा है, वहां फंसे लोग जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में सड़क पर पानी नदी की तरह बह रहा है। इसी तरह पानी की धार में बहकर 4 लोग की मौत हुई, इसलिए अब लोग पानी में पैर रखने से डर रहे हैं। राजेंद्र नगर इलाके में एक परिवार के बच्चे और महिलाएं घर में फंस गए। घर के पास पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू टीम के लिए पहुंचना मुश्किल हो गया था। इसलिए पानी में फंसी फैमिली को बचाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। एक जेसीबी को घर के पास लाया गया, लोडर को घर के पास तक पहुंचाया गया, फिर लोडर पर बच्चों को बिठाया गया और फिर एक एक करके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के पानी ने सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही अपने आगोश में नहीं लिया। हैदराबाद के मंदिर, यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के चर्च पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में होली ट्रिनिटी चर्च के अंदर पानी भरा हुआ है। जिस वक्त सैलाब आया उसकी रफ्तार तेज थी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज था, इसकी रफ्तार कितनी खतरनाक थी। पानी के तेज बहाव ने चर्च के अंदर प्रेयर हॉल में लगी बेंचेस को उखाड़ दिया।
चर्च के अंदर जो धार्मिक चीजें थी उनको बहुत नुकसान हुआ। हमारे संवाददाता टी राघवन कल से ही हैदराबाद के अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट भेज रहे हैं। आज राघवन पानी में डूबी शहर की नदीम कॉलोनी में गए। नदीम कॉलोनी हैदराबाद की उन रिहायशी इलाकों में से एक है जहां बारिश का कहर सबसे ज्यादा बरपा। इस इलाके में एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन को राघवन ने करीब से देखा। राघवन एनडीआरएफ की बोट में बैठकर नदीम कॉलोनी के अंदर तक गए। घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई है। गलियों और सड़कों पर खड़ी कारों की सिर्फ छत दिखाई दे रही है। ये इलाका टोली चौकी का है, नदीम कॉलोनी, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर कह सकते हैं पानी ने तबाही मचाई थी। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा। वो जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब हम शुरुआत की थी हमने इस बोट में सवार होकर, तब घुटनों तक पानी था, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम से कम 7 से 8 फीट पानी यहाँ पर है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आप देखिए वहाँ पर आपको साफ नज़र आएगा कि एक पूरी गाड़ी जो है उसका सिर्फ टॉप यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरी गाड़ी यहाँ पर डूबी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल 1000 परिवार इस पूरे एरिया में इस पानी में फंसे हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों से बारिश नहीं हो रही है, बावजूद उसके अभी तक पानी यहाँ से कम नहीं हो पाया है। बगल में एक लेक है जो ब्रीच हुआ था, जिसके बाद ये पानी कॉलोनीज में घुसा है। प्रशासन का ये कहना है कि अनप्रेसिडेंटेड रेन है, 20 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई। इस वजह से ये पानी जो है बहुत ज़्यादा बहाव इसका हो गया और ड्रेनेज जो है उसको टेकल नहीं कर पाया। वो जो अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर अभी भी फैमिलीज मौजूद हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा फैमिलीज अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि एनडीआरएफ के रेस्क्यू का काम कल सुबह से लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आप एक छोटी नौका जो छोटी छोटी गलियों में घर नहीं जा ऐसी एनडीआरएफ की बोट्स नहीं जा सकती, वहाँ पर खाना और रसद पहुँचाने के लिए ऐसे छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और कार आपको देखिए तस्वीरों में नजर आएगी किस तरह से पूरी ये कार डूबी है। यहाँ पर प्रायोरिटीज एनडीआरएफ की तरफ से दी गई है कि जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो हैं पहले यहाँ से रेस्क्यू किए जाएंगे, उसके बाद जो लोग हैं, युवक हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। राघवन जिस कॉलोनी की तस्वीरें दिखा रहे थे, इस नदीम कॉलोनी में कई जगह 15 से 20 फीट तक पानी अभी भी भरा हुआ है। यहाँ एनडीआरएफ की टीमें कल शाम से रेस्क्यू के काम में लगी हैं और लोगों को मदद तो पहुंचाई जा रही है। पानी जो है स्टार्टिंग से ही लगभग वेस्ट लेवल से स्टार्ट है और आगे चल के तो पानी कहीं कहीं पे 18 फीट भी है। तो इसलिए पहले हम लोगों ने ये कोशिश किया कि जो बच्चे या ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको पहले रेस्क्यू किया जाए, जिससे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए उन्हें, और जो मेडिकल पेशेंट है उनको वो रेस्क्यू करने के बाद में कल हमने लगभग 11:30 तक ये ऑप्स किया और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हम यहाँ पे आ गए और 6:30 पे हमने दोबारा ऑप्स स्टार्ट किया और अभी तक आज लगभग 400 से ज़्यादा हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, 12 बजे तक हमने 300 कर लिए थे। हमें घर में बैठे शायद अंदाज़ा नहीं लग सकता कि हालत कितनी ख़राब है। हैदराबाद की जिस नदीम कॉलोनी का जिक्र कर रहे थे राघवन, उसका बारिश ने क्या हाल किया है, इसे समझने के लिए टी राघवन नदीम कॉलोनी की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचे। इस बिल्डिंग की छत से नीचे की तरफ की तस्वीरें उन्होंने भेजी है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में, गलियों में और सड़कों में क्या हाल है। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही इस पानी ने मचाई है। आप देखिए, ये गली जो है पूरी तरह अभी भी जलमग्न है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चला रही है। अनुमान है कि तकरीबन 600 फैमिलीज़ में से अभी भी 70 से 80 फैमिलीज़ इन कॉलोनीज़ के अंदर, और अंदर आप देखेंगे, देखिए विस्तार कितना इस कॉलोनी का आपको नज़र आएगा, लोग फंसे हुए हैं। आप गाड़ियाँ यहाँ पर देखिए किस तरह से, जो गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिख पा रही होंगी, कैसे पूरी गाड़ियाँ जो है पानी में डूबी हुई है। बाइक इस पानी के अंदर, कई सारी बाइक्स डूबी हुई हैं, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। जो बच्चे हैं वो आप देखिए पिछले 3 दिनों से छत के ऊपर रहने पर मजबूर है। थोड़ी सी दूर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक वाइट कलर की गाड़ी का सिर्फ
टॉप नज़र आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी अंदरूनी इलाकों में भरा है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट यहाँ पर तैनात की गई है, जो लोगों को पानी में डूबे हुए घरों से बचाकर किनारे तक पहुँचा रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हैदराबाद देश की हाईटेक सिटी है, इसे साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन 24 घंटे की बारिश ने इस शहर की सूरत ही बदल दी। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों की दूसरी मंजिल तक पहुंचा हुआ है। अचानक आए सैलाब ने लोगों की जिंदगी भर की कमाई डुबा दी। घर के अंदर रखा सामान पानी में डूबा हुआ है। फर्नीचर, खाने पीने का सामान, रुपया पैसा, जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट सब पानी में डूब गया है। लेकिन इस वक्त सामान को बचाने से ज्यादा जरूरी खुद को बचाना है, इसलिए लोग सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में लगे हैं। मुसीबत के मारे हैदराबाद के लोगों की बात सुनेंगे तो दिल भर आएगा। सुबह से खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। अब राहत महसूस हो रही है कि आप वहाँ से निकले हैं तो गांव जाने के लिए निकले हैं, तो इंशाल्लाह चले जाएंगे। बहुत परेशानी में आ गए हम लोग, और बहुत खास से खास पेपरों तक अंदर पड़े हुए हैं। हम अब जाने के लिए परेशान, राशन से लेके पूरा फर्नीचर, अब जितना सामान आप बोल सकते समझ सकते घर में, कितना फर्नीचर भी था, बच्ची का नया फर्नीचर भी चलेगा, पूरा फर्नीचर बच्ची का, और राशन पूरा। डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट, मेन थिंग बच्चों की पढ़ाई की डॉक्यूमेंट्स है अंदर। 3 दिन से आज हम बेघर है। हम आज हमको कोई पूछने वाला नहीं है, हम पुरसाने हाल नहीं है हमारे को। हम दर बदर फिर रहे, घरे घर फिर रहे, हम बढ़ते। बहुत मेहनत की होगी आपने ये सब सामान जुटाने में अब तक। बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी का फर्नीचर था। 4 दिन वहाँ आके पूरा सामान, सोने से लेके डॉक्यूमेंट सब, बच्ची के पढ़ाई होंगे, पेपर, राशन, सब पूरा हमारा नुकसान होगा। हमारे को मदद करिए। 24 घंटे की लगातार भयानक बारिश ने हैदराबाद के लोगों को मुसीबत में तो डाला है। प्रशासन का काम भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा ही है कि इस बारिश ने टाउन प्लानिंग की कमियों को उजागर कर दिया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उसकी वजह है कि निचले इलाकों से सड़कें ऊंचाई पर बना दी गई। इसके कारण रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और सड़क बंद हो गई, और सड़क एक तरह से बांध का काम कर रही है। पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। चंद्रायन गुट्टा इलाके में भरे पानी को निकालने के लिए एक फ्लाईओवर के पास बनी सड़क को तोड़ना पड़ा। इसी जगह एक व्यक्ति बह गया था। फलकनुमा फ्लाईओवर के पास हम उस जगह पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऐसी तस्वीर यहाँ से सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन तस्वीरों को समझने के लिए आपको मैं कहूँगा कैमरा पर्सन वेंकटेश से कि वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए कैसे इस सड़क को तोड़कर पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि इस फ्लाईओवर के दूसरी ओर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ से पानी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। अब इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए। ये वो तस्वीर है जहाँ पर एक इंसान को आपने बहते हुए देखा होगा। ये वो तस्वीर है जिसने पूरे हैदराबाद की छवि जो है उसको एक प्रोजेक्ट किया था कि किस तरह से हाईटेक सिटी में एक इंसान जिंदा बह रहा है। ये जो पानी की धार आप देख रहे हैं, वहाँ से ये पानी की धार इतनी तेज़ आई थी कि इंसान को बहा कर ले गई, और आगे वो इस गली में राइट हैंड साइड की तरफ पानी के करंट के साथ चला गया। ये जो इलाका है ये पूरा पानी से यहाँ भरा हुआ, और इसको यहाँ पर अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए। जैसे यहाँ से पानी निकलकर मूसी नदी की तरफ चला जाएगा, तब जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर पानी का लेवल कम हो जाएगा और वहाँ से लोगों को आसानी से रेस्क्यू किया जाएगा। ये वो इलाका है फलकनुमा का जहाँ पर अभी भी सैकड़ों परिवार पानी के अंदर फंसे हैं, और रेस्क्यू और रिलीफ का काम NDRF, आर्मी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरफ से लगातार किया जा रहा है। 24 घंटे की बारिश में हैदराबाद का जो हाल हुआ उसकी कल्पना हैदराबाद के लोगों ने सपने भी नहीं की होगी। हालांकि ये सही है कि 20 साल के बाद हैदराबाद में ऐसी बारिश हुई थी, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हैदराबाद अब पहले वाला हैदराबाद नहीं रहा। इस बारिश से शहर की टाउन प्लानिंग में जो खामियां सामने आई हैं, कम से कम अब उन्हें दूर करना चाहिए। हो सकता है इसके लिए भी असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शहर ओवैसी के खानदान का गढ़ है।
50 साल से इस शहर की रहनुमाई असदुद्दीन ओवैसी का परिवार कर रहा है। 69 में ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पहली बार एमएलए बन गए थे। इसके बाद इसी शहर से 2004 तक एमपी रहे। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब 2004 से अब तक लगातार हैदराबाद के एमपी हैं। शहर के विकास की जिम्मेदारी एमपी पर और एमएलए पर भी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। अब इस शहर का जो हाल है उसके लिए ओवैसी साहब किसको टोपी पहनाएंगे या खुद जिम्मेदारी लेंगे? हालांकि अब लोग नेताओं से हिसाब मांग रहे हैं। हैदराबाद में जिस तरह हालात बने उससे लोकल लोगों में गुस्सा भी है। लोग सरकार को, नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी के नेता और उप्पल इलाके के विधायक सुभाष रेड्डी अपने क्षेत्र में लोगों का हाल देखने पहुंचे। एमएलए साहब नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे और वो जैसे ही समतपुर इलाके में पहुंचे, इस इलाके में पानी काफी भरा हुआ है और विधायक को देखते ही बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनानी शुरू की। लोगों ने कहा वो 3 दिन से सैलाब में फंसे हैं और विधायक को 3 दिन बाद होश आया है। चाहे हम भाषा न समझ सके, लेकिन ये तो जानते हैं कि लोगों का दर्द है, लोगों का गुस्सा है, एमएलए के खिलाफ है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के मेडक में भी बारिश से कहर टूटा है। मेडक में किश्तपुर इलाके से बहने वाली मंजिरा नदी की लहरों में अचानक वाटर लेवल बढ़ने से 5 लोग फंस गए। ये 5 लोग एक छोटी पहाड़ी पर फंस गए थे। लोकल प्रशासन ने इन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं मिली, तो पहाड़ी पर फंसे लोगों को बचाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी की मदद मांगी और इसके बाद आर्मी ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा। आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को बचाया गया। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ने कहर ढाया है। कुछ इलाकों का हाल मैंने आपको दिखाया, गुंटूर का हाल आपको दिखाता हूँ। बहुत प्रभावित हुआ ये इलाका, लोग भारी परेशानी से जूझ रहे हैं। गुंटूर के कोलूर में एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई थी। महिला को लेबर पेन हो रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में लोकल पुलिस ने लोकल लोगों की मदद से महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन रास्ते में डिलीवरी हो गई। बाद में महिला और बच्चे को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अच्छी बात है कि दोनों अब ठीक है। 24 घंटों से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बारिश रुकी है, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से पुणे और आसपास के इलाकों में लोग बहुत परेशान हैं। पुणे, कोल्हापुर, शोलापुर, सांगली, सतारा और पंढरपुर ये जाने माने इलाके हैं। यहां पर लोग बुरी तरह से फंसे हैं क्योंकि लगभग सारे डैम भर चुके हैं और जब इन बांध में से पानी छोड़ा गया तो कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पुणे में भी हैदराबाद की तरह गाड़ियां सड़क पर तैरती दिखाई दी, घरों के अंदर पानी भर गया, फसल तबाह हो गई। पुणे के राजेगांव ये ऐसा इलाका है जहां पर बारिश की वजह से एक हादसा हुआ। 4 लोग नदी के बहाव में बह गए, 3 लोग के शव मिल गए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि पुणे के समेत आसपास के इलाकों में अगले 5 दिन भारी बारिश होगी, इसी लोगों में बहुत डर है। सोलापुर में तो बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को आना पड़ा। इसी तरह बारामती में भी कई जगहों पर अचानक पानी फैल गया। 2 दिन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र का जो हाल हुआ उसके लिए कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई कॉरपोरेशन जिम्मेदार नहीं है। ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो नुकसान हुआ उसको कम किया जा सकता था। तैयारी बेहतर हो सकती थी। कुछ साल पहले तक ये होता था कि मौसम विभाग को पता नहीं लगता था कि कब बारिश होगी, कब ओले पड़ेंगे, इसलिए तैयारी करने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन अब वक्त बदला है, हालात बदले हैं। मौसम की भविष्यवाणी आमतौर पर सही साबित होती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी 36 घंटे पहले दे दी गई थी। अगर वक्त का इस्तेमाल
लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में होता, लापरवाही न की गई होती तो जान माल का नुकसान कम हो सकता था। खैर, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो आपके और हमारे रिश्ते और विश्वास की बात है। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस टीवी चैनल्स की टीआरपी में गड़बड़ी करने वालों की, मैनिपुलेशन करने वालों की जांच कर रही है। मुंबई की पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की वो जांच कर रही है उनमें 2 मराठी चैनल और एक जाना माना न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी है। पुलिस का कहना है ये चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीटर वाले घरों में रिश्वत देते थे। पुलिस का आरोप है कि ये चैनल टीआरपी मीटर वाले घरों में पैसे देकर 24 घंटे अपना चैनल चालू रखवाते थे और फिर दावा करते थे कि हमारी रेटिंग ज्यादा है। इस तरह की बेईमानी पर रोक लगाने के लिए आज रेटिंग मापने वाली एजेंसी बार्क, इस एजेंसी ने एक बड़ा फैसला किया। बार्क ने आज से 3 महीने के लिए सारे न्यूज चैनल्स की रेटिंग पर रोक लगा दी है। असल में रेटिंग के चक्कर में 1-2 न्यूज चैनल न्यूज के नाम पर ड्रामा दिखा रहे थे, सेंसेशन दिखाने लगे थे, शोर मचाते थे, जाने माने लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे थे। करप्ट डेटा की वजह से इंप्रेशन यह बना कि लोग यही सब देख रहे हैं। असलियत तो यह नहीं थी, लेकिन रेटिंग की वजह से इसका असर कुछ दूसरे न्यूज चैनल्स पर भी होने लगा। न्यूज को इस जहर से बचाने के लिए आज रेटिंग रोकने का बड़ा कदम उठाया गया। अब 3 महीने तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी नहीं आएगी। इन 3 महीनों का इस्तेमाल रेटिंग के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किया जाएगा। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जिसमें बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, इंडिया टीवी है, आज तक है, एबीपी न्यूज है, जी न्यूज है, टीवी 18 है, टाइम्स नाउ है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। 75 से ज्यादा न्यूज चैनल्स में शामिल हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हम सब ने मिलकर तय किया कि टीआरपी के सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। और हम जानते हैं कि बिना रेटिंग को रोके यह सुधार हो नहीं सकता था। हम सारे न्यूज ब्रॉडकास्टर की कोशिश है रेटिंग के सिस्टम में रिफॉर्म के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट की मदद ली जाए, पूरी ताकत लगा दी जाए। हम लोग काफी दिन से मांग कर रहे थे कि टीआरपी का डेटा गड़बड़ है, ये करप्ट डेटा है, इनएक्यूरेट डेटा है, इसकी वजह से फेक न्यूज को बढ़ावा मिल रहा है। अब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे इसे सुधारा जाए। असल में जरूरत इस बात की है कि रेटिंग का जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो पूरी तरह से सिक्योर हो और ऐसा हो कि कोई उससे छेड़छाड़ न कर सके। मुझे पूरा यकीन है जब ये सिस्टम सुधर जाएगा तो इसका असर आपको न्यूज चैनल्स की प्रोग्रामिंग पर दिखाई देगा, क्वालिटी सुधरेगी और आपको अच्छा लगेगा। अब जो लोग बेईमानी से, मैनिपुलेशन से टीआरपी हासिल कर रहे हैं, उन्हें रेटिंग बंद करने के फैसले से तकलीफ हो रही है। वो अब इस बात पर शोर मचा रहे हैं कि रेटिंग बंद क्यों हुई। तो इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। वो गड़बड़ तो कर रहे थे, इसका मतलब अब वो समझ गए हैं अगर सिस्टम में सुधार आया तो बेईमानी नहीं कर पाएंगे, झूठी रेटिंग नहीं दिखा पाएंगे। मुझे विश्वास है, पूरा यकीन है, जब टीआरपी का सिस्टम सुधरेगा तो इसमें सबका भला होगा, टीवी पर न्यूज देखने वालों का भी और दिखाने वालों का भी। न्यूज की क्वालिटी सुधरेगी तो समाज में कड़वाहट कम होगी, तनाव कम होगा और ये वक्त की जरूरत है, हालात का तकाजा है। अब आगे की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 14 महीने के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। नजरबंदी से रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने हाथ मिला लिया। बीजेपी से लड़ने के लिए पुरानी अदावत को, अपने झगड़ों को भुला दिया। जो लोग 1.5 साल पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, गालियां देते थे, जो लोग एक दूसरे को कश्मीर का दुश्मन बताते थे, आज उन्होंने ऐलान किया वो मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करवा कर रहेंगे। आज फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर महबूबा मुफ्ती समेत सभी विरोधी दलों के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन मजे की बात है कि कांग्रेस का कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस को बुलाया तो गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में बीच की लाइन ली है। ऐसा किया है कि ये जो गुप्कार डिक्लेरेशन है, इसका नाम होगा पीपल्स अलायंस
फॉर कुपकार डिक्लेरेशन। इसका नाम है पीपल्स अलायंस फॉर कुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी ताबीर उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फौरन, और वो सारे लोग सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला हल किया जाए। ऐसा लगता है कश्मीर के ये पुराने नेता कश्मीर के लोगों से बहुत दूर हो गए हैं। कश्मीर के लोग तो मानते हैं उन्हें ज़्यादा हक मिले हैं, ज़्यादा ताकत मिली है। वो मानते हैं कि कश्मीर में अब अमन है, चैन है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी हुए हैं, कश्मीर में विकास हो रहा है और लोग इसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में रिपोर्टर्स को भेजा था जहां कभी आतंकवादियों का हुक्म चलता था, जहां 70 साल में सड़क नहीं बनी थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं पहुंची थी। वहां भी गांव के लोग बताते हैं सड़कें बन रही हैं, काम शुरू हो गया है, कई जगह बिजली पहुंच गई है, कई जगह बिजली पहुंचने वाली है, स्कूलों की हालत बेहतर हुई है, हॉस्पिटल बने हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कश्मीर का विकास होगा तो इन लोगों के हक चले जाएंगे, इन लोगों के हाथ से ताकत चली जाएगी और कश्मीर की जनता अपने फैसले अपने आप करने लगेगी। कश्मीर की जनता को इस बात का एहसास होगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर का विकास बहुत तेजी से हुआ है। आज यूपी के बलिया में सरेआम सैकड़ों लोगों के सामने एसडीएम डीएसपी के सामने गोलियां चली। आज उत्तर प्रदेश के बलिया से ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। एसडीएम और डीएसपी के सामने एक शख्स की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात बलिया के दुर्जनपुर गांव में हुई। सरकारी राशन की दुकान के अलॉटमेंट के लिए ओपन मीटिंग बुलाई गई थी, सैकड़ों लोग जमा थे। इस दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ, पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई। मीटिंग में एसडीएम मौजूद थे, डीएसपी थे, पुलिस के दूसरे अफसर और दर्जनों जवान मौजूद थे, लेकिन किसी ने वक्त रहते झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने फायरिंग कर दी। 8 से 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें 4 गोलियां जयप्रकाश पाल को लगी। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही जयप्रकाश ने दम तोड़ दिया। फायरिंग की नौबत क्यों आई, विवाद इतना क्यों बढ़ा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए धीरेन्द्र सिंह ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में किस तरह बेखौफ होकर फायरिंग की। दरअसल दुर्जनपुर और हनुमानगंज गांव में राशन की 2 दुकानों के अलॉटमेंट के लिए पंचायत भवन में मीटिंग बुलाई गई थी। एसडीएम, डीएसपी और बीडीओ समेत बड़े अधिकारी मौजूद थे। पुलिस फोर्स भी तैनात थी। दुकानों के लिए 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अप्लाई किया था। हनुमानगंज गांव की दुकान का मामला तो ठीक से निपट गया, लेकिन दुर्जनपुर गांव की दुकान के लिए आम सहमति नहीं बन पाई। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बीच वोटिंग कराने की नौबत आ गई। अब सवाल यह था कि वोटिंग में हिस्सा कौन लेगा। एसडीएम सुरेश पाल ने फैसला किया जिसके पास आधार कार्ड या कोई दूसरा आई कार्ड होगा वही वोटिंग कर सकता है। इसी चक्कर में झगड़ा हो गया, क्योंकि एक पक्ष के लोग तो आधार कार्ड लेकर आए थे, दूसरी तरफ के लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं थे। विवाद शुरू हुआ,
हालात बिगड़ने लगे। अफसरों ने मीटिंग को स्थगित कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथापाई शुरू हुई। कुछ देर बाद ईंट पत्थर चलने लगे। इसी बीच धीरेन्द्र सिंह ने गोली चला दी, जिससे जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ। उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? गोली जी। और पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो-तीन लगी पिताजी। हाँ। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और SDM साहब थे और CO थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना है। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? गोली मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ WC। क्या ये किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से, विधायक। अब सवाल तो ये पैदा होता है, जब पुलिस मौके पर थी, अफसर थे, तो हालात इतने कैसे बिगड़ गए? पुलिस हाथ बांधे क्यों खड़ी रही? गोलियां चली तो भगदड़ मची। इसका फायदा उठाकर फायरिंग करने वाला शख्स भी भाग निकला। ये अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घटना संज्ञान लिया। मौके पर मौजूद SDM, CO और सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। गांव में पुलिस और PSC को तैनात कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि जहां यह घटना हुई है वहां SP खुद कैंप करेंगे और पुलिस जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ेगी। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह WC कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले घर्षण हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो SDM ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। बलिया में जो हुआ वो साधारण घटना नहीं है। SDM और DSP की मौजूदगी में हत्या हुई और कातिल फरार हो गया। अच्छी खासी पुलिस फोर्स वहां पर थी। अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया। बताया यह गया कि जिस शख्स ने फायरिंग की वो BJP से जुड़ा है, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घटना पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया, बड़े अफसरों को हटाया। इसका मैसेज तो अच्छा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने की हर रोज नई कोशिश दिखाई देती है। इसी तरह की एक कोशिश 2 दिन पहले लखनऊ में हुई थी। आज इस साजिश का खुलासा हो गया। 2 दिन पहले लखनऊ में यूपी असेंबली के सामने, BJP के दफ्तर के सामने एक महिला ने खुद को आग लगा ली थी। इस महिला की कल मौत हो गई। कहा गया कि महिला लव जिहाद का शिकार हुई और उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने खुद को आग लगा ली। लेकिन आज इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला को आत्महत्या के लिए, खुद को आग लगाने के लिए कांग्रेस के एक नेता ने उकसाया था। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस के SC/ST सेल के चेयरमैन आलोक प्रसाद को अरेस्ट किया है। आलोक प्रसाद राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और दिवंगत नेता सुखदेव प्रसाद के बेटे हैं। पुलिस का दावा है कि महिला आलोक प्रसाद के संपर्क में थी और आलोक प्रसाद ने ही महिला से कहा था उसे इंसाफ तभी मिलेगा, उसकी बात तभी सुनी जाएगी जब वो यूपी विधानसभा और BJP दफ्तर के सामने खुद को आग लगा ले। अगर वो ऐसा करेगी तो फिर सरकार उसकी बात फौरन सुनेगी और उसे जल्दी न्याय मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। महिला के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो स्थानीय कांग्रेस नेता
आलोक प्रसाद के संपर्क में आई, जो कि कांग्रेस में अनुसूचित जाति विभाग का चेयरमैन है। लखनऊ भी कभी कभी उसको आना होता था, लेकिन वो ज़्यादातर महाराजगंज में रहता था। उसने महिला को ये सलाह दी, इस तरीके से बरगलाया कि अगर अपनी बात तुम मनवाना चाहती हो, अपने केस में इंसाफ चाहती हो, तो तुम्हें लखनऊ जाना होगा। विधानसभा के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, यहीं पे मुख्यमंत्री का भी नया कार्यालय पड़ता है, नया ऑफिस पड़ता है, और अगर तुम यहाँ आग लगाओगी तो तुमको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जिसके बाद महिला जब यहाँ पहुँचती है तो ये जानकारी मिली है कि विधानसभा के सामने उतरते के साथ ही उसने केरोसिन का जो टैंक था, उसके पास जो छोटी बोतल थी, उसने अपने ऊपर उसको पलट लिया है और तुरंत ही आग लगा ली है। यहाँ उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि आलोक प्रसाद और कुछ और लोगों ने महिला को इस तरीके से बरगलाया था कि यहाँ पहुँचने के साथ ही उसे आग लगा लेनी है और उसके बाद उसकी बातों को माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आलोक प्रसाद और जो भी लोग इस मामले में महिला को बरगला रहे थे, उसे खुदकुशी करने के लिए उकसा रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए अब पुलिस को इस बात की जानकारी मिल गई है कि आलोक प्रसाद लगातार महिला के संपर्क में था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आलोक प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है। अगर पुलिस का दावा सही है, पुलिस के पास वाकई में सबूत हैं, तो इस तरह की साजिश बहुत खतरनाक है। और अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पुलिस ने फिलहाल सिर्फ जानकारी दी है, किसी तरह के सबूत जनता के सामने पेश नहीं किए। तो अगर पुलिस का दावा सही है तो इस तरह के नेताओं के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत से पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं जहर भरी दिल्ली की हवा के बारे में। कुछ दिन पहले दावे किए जा रहे थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म हो गया और सब इसका क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन पॉल्यूशन का लेवल एक बार फिर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर रेड जोन में है, लेकिन दिल्ली में सियासत अब इस बात पर हो रही है कि इस पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है। इस बात पर सियासत हो रही है कि पॉल्यूशन पर काबू पाने की जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पराली के धुएं का दिल्ली के पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है, इसलिए पराली बहाना है। सियासी बयानबाजी आज दिन भर हुई और इस दौरान दिल्ली का AQI 312 हो गया। नॉर्मली ये जो होता है उससे 600% ज्यादा है, 600% ज्यादा, यानी जितना होना चाहिए उससे 6 गुना ज्यादा। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव जैसे जो शहर हैं उनका हाल और भी बुरा है। दिल्ली सरकार जहरी हवा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, तर्क देती है कि दिल्ली की हवा में पंजाब और हरियाणा से आने वाला पराली का धुआं जहर घोल रहा है और दूसरे राज्यों को पराली जलाने से रोकना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अब सुनने में तो बात ठीक लगती है और ये सही भी है कि पराली जलाई जा रही है। पंजाब में तो पिछले साल से ज्यादा जलाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक नया तर्क दिया। आज एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, दिल्ली की हवा में बढ़ रहे पॉल्यूशन में पराली के धुएं की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है, 4%, जबकि प्रदूषण के लिए लोकल फैक्टर्स की जिम्मेदारी 96% है। मतलब दिल्ली की जहरीली हवा के लिए केजरीवाल की सरकार जिम्मेदार है। पराली का जलना भी अभी 20 दिन चलेगा, वो कम हो, यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है, पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। प्रकाश जावड़ेकर ने पॉल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर डाली, तो दिल्ली सरकार ने जावड़ेकर से सवाल पूछ लिए। सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा,
दिल्ली में पॉल्यूशन 15 दिन में बढ़ा है। जावड़ेकर साहब ये बता दें, इन 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे दिल्ली के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया? दिल्ली के अंदर एक तरफ इस नासा के चित्र को रख लीजिए और दूसरी तरफ पिछले 15 दिन में एक्यूआई का जो लेवल बढ़ा है जिस तरह से, उसके आप आंकड़े को रख लीजिए। ज्यों-ज्यों ये रेड एरिया नासा के मानचित्र में बढ़ता गया 15 दिनों के अंदर, दिल्ली के अंदर उसी रेशियो में एक्यूआई का इंडेक्स भी बढ़ता गया। उधर पराली जलने की घटनाएं बढ़नी शुरू होती हैं और इधर दिल्ली का जो है एक्यूआई का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर अगर पराली से धुआं पैदा हो रहा है तो उसके समाधान में सहयोग करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हरियाणा के अंदर अगर पराली जल रही है और प्रदूषण पैदा हो रहा है तो उसको रोकने में सहयोग करने की जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों का प्रवक्ता हो गया है और दिल्ली के साथ उसका कंपटीशन है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए 50 टीमें बनाई गई हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 50 टीमें पूरी दिल्ली में निगरानी कर रही हैं। हर टीम में एक साइंटिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ है। ये टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगी और पॉल्यूशन फैलाने वाली जगहों की रिपोर्टिंग करेंगी। प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन लेवल की कुछ और बातें बताई, कुछ और वजह बताई। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दिनों में पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवा और नदियों के पानी से निकलने वाली नमी के कारण पॉल्यूशन की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सर्दी के दिनों में हमेशा गंभीर होती है। हिमालय से आने वाली ठंड हवा, गंगा और अन्य नदियों से निकलने वाला मॉइस्चर, नॉर्थ इंडिया में जो धूल है वो धूल, इस सब कारणों से, और हवा नहीं बहना। दिल्ली का आकार कप प्लेट जैसा है, तो प्लेट जैसा होने के कारण जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण जम जाता है। अब तक तो हम ये मानकर बैठे थे कि पराली जलती है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है, दिवाली पर पटाखे चलते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है, फैक्ट्रियां चलती हैं तो पॉल्यूशन बढ़ता है। लेकिन सारी बातें सुनकर लगता है किसी को नहीं मालूम कि दिल्ली में पॉल्यूशन की असली वजह क्या है। अगर पराली की वजह से सिर्फ 4% पॉल्यूशन होता है तो फिर सोचने वाली बात है, कोरोना के कारण कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करीब करीब बंद है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम है, फैक्ट्रियां भी कम चल रही हैं, और बड़ी बात है कि कोरोना के दौरान पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तब कोई समझाए कि अगर पराली से पॉल्यूशन नहीं बढ़ रहा तो फिर किस बात से बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा को जहरीला किसने बना दिया और इसका इलाज क्या है, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। दिल्ली की सड़क का एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली के धौलाकुंआ इलाके में करीब 400 मीटर तक चलती कार के बोनट पर पुलिस वाला लटका रहा, लेकिन कार ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की और कांस्टेबल को गिराकर भाग गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को, ड्राइवर को पकड़ लिया। 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल महिपाल सिंह धौलाकुंआ में ड्यूटी दे रहे थे। शाम करीब 5 बजे तिलक नगर जाने वाले रास्ते पर फैंसी नंबर प्लेट लगी एक कार आई। इस कार को देखकर कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की, हाथ देकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। कांस्टेबल महिपाल सिंह कार के सामने थे। जान बचाने के लिए वो कूदकर कार के बोनट पर आ गए, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी, उसने स्पीड और तेज कर दी। बोनट पर लड़के महिपाल सिंह को लटके लटके करीब 400 मीटर तक फुल स्पीड में यह ड्राइवर घुमाता रहा। यही नहीं, ड्राइवर ने कार को जिग-जैग चलाते हुए बोनट पर लटके कांस्टेबल को गिराने की कोशिश की, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। काफी देर तक कांस्टेबल ने बोनट को पकड़ कर रखा, लेकिन वो फिल्म के हीरो तो है नहीं, ये कोई शूटिंग तो हो नहीं रही थी। कांस्टेबल का हाथ छूट गया, वो ट्रैफिक के बीच में गिर पड़े। किसी तरह 20 सड़क से उठकर किनारे आ गए।
बाद में पुलिस ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया। कार उत्तम नगर में रहने वाला 22 साल का शुभम चला रहा था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी कार में मौजूद था। ये धौला कुआं फ्लाईओवर के पास की जगह है। 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे की ये घटना है, जब 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक गाड़ी उधर से I-10 आती है, सफेद रंग की I-10 गाड़ी आती है, जिसमें 2 शख्स राहुल और शुभम सवार होते हैं। शुभम गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जब पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ी को यहाँ रोका जाता है। दरअसल गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी थी और इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रही थी और इसी के चलते पुलिसकर्मियों द्वारा उस गाड़ी को यहाँ पर रोका गया। लेकिन जब गाड़ी यहाँ पर रुकी तो कुछ सेकंड के लिए रुकी, लेकिन उसके बाद उस शख्स ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने, महिपाल जो कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे अपने एक और साथी के साथ, जब वो यहाँ पर रुके हुए थे तब उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो शुभम नाम का जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को यहाँ से भगाने की कोशिश की। महिपाल ने रोका, वो गाड़ी के बोनट तक पर लटक गए, लेकिन उस शख्स ने गाड़ी को नहीं रोका और वहां से लेकर आगे तक करीब 100 से 200 मीटर पूरा डिस्टेंस उस गाड़ी ने कवर किया और गाड़ी को और तेज चलाने लगा ताकि जो महिपाल ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस गाड़ी के बोनट पर लटके हुए थे वो गिर जाए। इसी जगह पर यहाँ पर जब शुभम की गाड़ी को थोड़ा सा झटका लगा तब महिपाल गाड़ी से गिर पड़े। सड़क पर किस तरह गिरे वो पूरी चीज सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। जो दूसरे ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनके साथ थे वो एक स्कूटी पर बैठकर उन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया ताकि जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जा सके और जब आरोपियों को आगे करीब 1 किलोमीटर तक पकड़ा गया। फिलहाल राहुल और शुभम को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, मामला उन पर दर्ज कर लिया गया है और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। जरा सोचिए, सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ये लोग तो बचकर निकल जाते। जयपुर से भी इसी तरह की तस्वीरें मिली हैं। जयपुर के सडोला इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने एक कांस्टेबल ने एक ओवर स्पीड कार को रोकने की कोशिश की। कांस्टेबल ने ड्राइवर से कार का गेट खोलने को कहा, ड्राइवर ने गेट नहीं खोला और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कांस्टेबल को झटका लगा और वो कार के बोनट पर गिर गया। कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। बोनट पर कांस्टेबल लटका हुआ था, ड्राइवर कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। गनीमत ये थी कांस्टेबल ने कार का बोनट पकड़े रखा और करीब 2 किलोमीटर के बाद कांस्टेबल गाड़ी से गिर गया। अभी तक पुलिस आरोपी शख्स को अरेस्ट नहीं कर पाई है क्योंकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो गलत निकला। इतला मिली थी, ऊपर से ये गाड़ी स्पीड मारी, हमने रोकने की कोशिश करी और एक बार तो रुक गया, शीशा खोला नहीं। हमारा जवान आगे था, उसने टक्कर मारी जवान के, उसके ऊपर चला गया। उसको उतारने की उड़ने की कोशिश करी, उसने गाड़ी नहीं रोकी, हमने पीछे से गाड़ी लगाई और वो उसको खींचता हुआ ले गया। जरा सोचिए, ये पुलिस के कांस्टेबल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और कोई उनकी जान लेने की कोशिश करे। ऐसे हादसे में कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल की जान चली गई है। इस तरह की जो हादसे करते हैं, इस तरह की जो घटनाएं करते हैं, उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाने की जरूरत है। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा जबलपुर के उन बदमाशों का क्या हुआ जिन्होंने एक टेम्पो वाले को पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी तस्वीरें मैंने आपसे कहा था कि जबलपुर में एक गरीब टेम्पो वाले के साथ हैवानियत करने वाले जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक इंडिया टीवी जबलपुर की पुलिस से सवाल पूछता रहेगा। हमारे संवाददाता अभय पाराशर इस वक्त जबलपुर में हैं। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के साथ दरिंदगी करने वाले अभिषेक दुबे और चंदन सिंह के बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम का ऐलान भी किया है, लेकिन अब तक दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आज अभय पाराशर जबलपुर के अलग अलग इलाकों में गए और दोनों अपराधियों की तस्वीरें लोगों को दिखाई। लोगों से पूछा क्या इनमें से कहीं किसी को कभी देखा है। अभय पाराशर ने पीड़ित ऑटो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा के परिवार से भी बात की। परिवार वालों ने कहा उन्हें बदला नहीं चाहिए, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मुझे लगता है इन लोगों की बात जबलपुर की पुलिस तक पहुंच रही होगी और पुलिस और तेजी दिखाएगी, जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ेगी।